अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब वो वक्त आ गया है कि आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता पर भारत को संपूर्ण हमला करने की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह के दो जो बड़े दुश्मन हैं, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता, उनको देश में समाप्त कर सकें और देश को तरक्की की तरफ हम मोड़ सकें। पहलगाम की वारदात ने पूरे देश भर को झकझोर दिया है, हिला दिया है और पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और गम में है। भारत सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस मामले पर बहुत कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होगी और ऐसी कार्रवाई जो निर्णायक होगी, डिसाइसिव होगी। आज हम इस विषय की चर्चा के लिए एकत्र हुए। बहन भाइयों, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वो महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मिलिट्री के तीनों विंग के सेनाध्यक्ष मौजूद थे, सभी जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद थे और इसके अलावा रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी है कि वो जैसा उचित समझे, जहां सही समझें, उस तरह का एक्शन वो ले सकती हैं। कोई भी प्लान उनको बनाना है, एक्शन उनको लेना है। प्राइम मिनिस्टर एडवांस में सबको गो अहेड कर चुके हैं, उसके लिए कोई प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। भारतीय सेनाएं जैसे चाहें घुस कर पाकिस्तान को ठीक कर सकती हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि हम जो 70 सालों से अपने लोगों की लाशों को ढो रहे हैं, अब पाकिस्तान को सही सबक और अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बहनों भाइयों, धार्मिक कट्टरता में डूबा हुआ एक देश जिसका नाम पाकिस्तान है, दिवालिया हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, लगभग कंगाल हैं। कोई स्टेट दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान उसका उदाहरण है, जहां IMF से उधार लेकर ये देश की अर्थव्यवस्था किसी तरह घिसटते हुए चल रही है। और जब से भारत सरकार ने कार्रवाई का ऐलान किया है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी है। लेकिन धार्मिक कट्टरता और उन्माद में अंधा हो चुका ये देश अब भारत से अगर लड़ने की भी सोचता है तो भारत सरकार इस बार और भारतीय सेनाएं सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, आतंकवाद का समूल नाश होना ही चाहिए। किसी भी देश की प्रगति में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा बनता है तो वो आतंकवाद है। हमारे देश के आसपास के मुल्क इसका उदाहरण है, अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, बांग्लादेश की घटनाएं इसका उदाहरण है, पाकिस्तान खुद उदाहरण है। मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क जिनको आप देख रहे हैं कि वो 4-4, 5-5 दशकों से आतंकवाद और युद्ध की चपेट में है, जहाँ के लोगों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, अर्थव्यवस्था तबाह है, मुल्क में समृद्धि है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो देश आतंकवाद के शिकार हैं। आप उठा के देखें पूरा मिडिल ईस्ट, आप इसी प्रकार का पाएंगे। लेकिन भारत जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरह के घिनौने हथकंडे पाकिस्तान लगातार अपना रहा है। और पाकिस्तान से ज़्यादा की सरकार से ज़्यादा कसूरवार वहाँ की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह के घिनौने कांड, ऑपरेशंस और पर्दे के पीछे जिस तरह से आतंकवादी गिरोहों का साथ देती है, वो लगातार भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। बहनों भाइयों, ISI की फंडिंग वाले न जाने कितने मदरसे और किस तरह के इस तरह के शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के नाम पर आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं और इसके 50 उदाहरण मौजूद हैं, जिनके खिलाफ IB ने, रॉ ने, स्टेट पुलिस ने, भारत सरकार ने कार्रवाई की, आर्मी तक ने कार्रवाई की, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, बॉर्डर फोर्सेज ने कार्रवाई की। लेकिन पाकिस्तान की ये हरकतें बंद नहीं हो रही। और पहलगाम की घटना ने ये संदेश साफ दिया है कि हम कितना भी अमन की बातें करें, लेकिन पाकिस्तान अपनी घिनौनी करतूतों से बाज नहीं आएगा। तो ये सही वक्त है, पूरे देश का समर्थन सरकार को है, एक एक विपक्ष की पार्टियों का समर्थन सरकार के पास है और इस देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन भी भारत की सरकार के साथ है। और भारतीय सेनाओं पर हम सब गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, भरोसा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सीमाएं तो सुरक्षित रहेंगी और सीमा के उस पार बैठे हुए देश के दुश्मनों को घुस कर मारने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें तबाह और नेस्तो नाबूद कर देने का काम भारतीय सेना इस बार करेगी। हमें इस बात का पूरा यकीन है और विश्वास है। अब जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, उस वक्त भारत के गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और उनको ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। भारत सरकार के एटीट्यूड से और उनकी बातों से और जिस तरह की खबरें हमें आ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कार्रवाई कुछ बड़ी होगी।
और बहुत करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आप कुछ बयान सुने, फिर आज इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इन मदरसों की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं बल प्रदान होता है। तो राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि उत्तर प्रदेश की धरती पर न होने देंगे, इसके लिए पूरी तरह हम लोग संकल्पित हैं। जब तक एक भी कोई अवैध, चाहे प्रवासी हो, अवैध कोई यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो, अवैध पाकिस्तानी हो, अवैध गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल बड़ी बड़ी बात, नजीर बनेगा, नजीर बनेगा। क्या हुआ पुलवामा में? नजीर क्या बनी? पुलवामा में क्या हुआ? कौन सी नजीर पेश किया सरकार ने? केवल झूठी बातें, बड़ी बड़ी बात करने से अब लोग समझ चुके हैं आपकी सारी चीजें। देश चाहता है कि कठोर कार्रवाई हो। ये धार्मिक कट्टरता, मुझे लगता बीजेपी को, आरएसएस को इस देश से लेना देना नहीं। बीजेपी धार्मिक कट्टरता फैला रही है, धर्म विशेष लोगों को चिन्हित कर करके जिस तरीके से वो कर रही है, अपमानित कर रही है, और साथ साथ में जाति विशेष लोगों को भी अब तो चिन्हित कर करके अपमानित किया जा रहा, अपमान सहना पड़ रहा। देखिए, जो लोग धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर समाज में इख्तिलाफ और तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे को एक दूसरे के मजहब के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक मजहब से नहीं हो सकता। जो भी शख्सियत या जो भी लोग धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने के लिए या आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए, जो भी ताकतें आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, भारत सरकार को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ऑलराइट बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण जो खुद कश्मीर में आर्मी को सर्व कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी हमारे साथ मौजूद हैं, और HS रावत जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। आप और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वक्त निकलता जा रहा है, देश कार्रवाई चाहता है, कब? देखिए ब्रजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, 22 की घटना के बाद बिहार के अंदर उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। भारत दुनिया के अंदर आज एक ताकतवर स्थिति में है, और निश्चित रूप से जो आतंकवाद की घटना हुई है, हम पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उस पर हमने नज़ीर पेश किया, हमने कार्रवाई करके पेश किया, और हमने आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर लड़ाई लड़ी है। निश्चित रूप से ये घटना हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकवाद को पालने और पोसने वाले लोग जो इसके जिम्मेदार हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो याद रखेंगे कि आगे से इस तरह की घटनाओं में हम शामिल न हों। निश्चित रूप से आपने देखा होगा 2-3 दिन के अंदर एक सरकार ने एक पहल की है, बातचीत करके आगे के रास्ते को हम तय कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फिर बैठक हुई, और उन्होंने हम सबको अपने देश की आर्मी पर भरोसा है, गर्व है। पहले भी हमारी आर्मी ने अच्छा काम किया है, और जो हमारे अनुरूप, हम जो सोचते हैं उसके अनुरूप हमारी देश की आर्मी ने सदैव काम किया है। हमें भरोसा है देश के प्रधानमंत्री पर, हमें देश के आर्मी पर भरोसा है। देश की जनता जो चाहती है, देश की जनता के मनोभावना, तो देश कब तक मुट्ठी भींच के बैठा रहेगा? वो तो कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं ना। जिस तरह से पहलगाम में लाशें बिछाई गई, पूरा देश गम और गुस्से में है। नहीं देखिए विजय जी, निश्चित रूप से हम सब गुस्से में हैं, देश गुस्सा में, प्रत्येक देश का एक एक भारतीय गुस्से में है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको इस चैनल के माध्यम से, देश की जनता को और आपके दर्शकों को भी, कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो
बात दोहराई है। आज फिर उन्होंने उस बात को कहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हमारी सेना सक्षम है और हमारी सेना उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं फिर आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हमारी आर्मी निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करेगी, जिससे आगे चल के लोग याद करेंगे कि हमको भारत के खिलाफ ऐसी घटना करने में सहम जाएंगे, सिहर जाएंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली मेरे साथ मौजूद हैं, ऐशबाग ईदगाह के इमाम हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मौलाना साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक विषय है जो दुनिया भर के कई मुल्कों को परेशान करता है, और मेरा भी मत यही है कि आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, और किसी भी देश या कॉन्टिनेंट के लिए सही नहीं है। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? अगर मैं पहलगाम के परिप्रेक्ष्य में आपसे ही सवाल करूं तो। देखिए, आप सब जानते हैं कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया है उसकी सभी लोगों ने मज़म्मत की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि उनका ताल्लुक़ किस मज़हब या किस रिलीजन से था। लिहाजा अगर हम किसी भी आतंकवादी घटना को या वायलेंस को जब किसी मज़हब से जोड़ करके देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो दहशतगर्द हैं उनके ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए फ्रॉम डे वन ये बात कही गई है कि जितने भी मज़हब हैं सभी मज़हब में इंसानियत का प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। और जैसा कि आपने अपने शुरू में इंट्रो में बात कही थी, वो एकदम बिल्कुल सही बात थी कि जिन जिन कंट्रीज़ में मजहबी तौर पर कट्टरता का मुजाहरा किया है उस मुल्क का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और ये कहावत भी है कि जो गड्ढा खोदता है वो ख़ुद उसी ट्रैप में फंस जाता है, और पाकिस्तान उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और अगर आप अफ़गानिस्तान का एग्ज़ाम्पल लें तो जब से अफ़गानिस्तान ने आतंकवाद को तर्क किया है और एक हुकूमत बना करके सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब से वो मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल पीछे चलता चला जा रहा है। तो लिहाजा यह वहाँ की आवाम को ख़ुद ये समझना होगा कि ये सब करना उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो कृत्य कर रहा है उससे पूरे इस्लामिक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, छवि खराब कर रहा है? नहीं, देखिए, किसी भी कंट्री से किसी मज़हब की शिनाख्त नहीं हुआ करती है, बल्कि जो लोग जिस मज़हब को फॉलो करते हैं उससे उनकी शिनाख्त होती है। अगर आप इस नुक्ते नज़र से देखेंगे तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ का मुसलमान किस तरीक़े से मज़हब को फॉलो करता है उसका आप लोगों को सभी को इसका प्रैक्टिकली तौर पर आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। और पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है ना सिर्फ ये उसके लिए नुकसानदेह है बल्कि दर हकीकत पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह। इसीलिए बार बार तमाम लोगों की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान या उनके पीछे और जो भी ताकतें उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं, जिससे कि हमारा मुल्क हमेशा के लिए दहशतगर्दी से आज़ाद हो सके। ऑलराइट, शुक्रिया मौलाना साहब, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनका पीछे का अतीत ये है कि ये मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं और कश्मीर में काफ़ी वक्त तैनात भी रहे। कर्नल साहब, शुक्रिया आपका। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का हमने स्टेटमेंट सुना, और आज तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस, रक्षा मंत्री, एनएसए सभी लोग मौजूद थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक फॉर्मल स्टेटमेंट आया कि ये राष्ट्रीय संकल्प है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, सफाया करेंगे, और सेना को पूरा अधिकार, तय समय और छूट दी है। मैं आपसे आर्मी की चीज़ें तो नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर आप आर्मी में होते और इस तरह का स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का आता, आप लोगों में क्या फीलिंग आती है और आप उसे किस तरह से लेते और सोचते हैं? बियॉन्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ब्रिजेश जी, हिंदुस्तान का आज की तारीख में कोई भी प्रधानमंत्री होता, उसका ये नैतिक दायित्व है, उसका धर्म है, जो उन्होंने बोला है वो बोलेंगे। कोई भी होता, किसी भी दल का होता, किसी भी पार्टी का होता, किसी भी गठबंधन का होता। और फौज का धर्म है चुपचाप बैठ के अपनी तैयारी करना, और जैसा आदेश मिले, जैसा देश आदेश मिले उसको एग्जीक्यूट करना, ये फौज का कर्तव्य है। तो सभी लोग जो जिस स्थान पे जहाँ है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, विपक्ष भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। जब बात देश पे आई तो सब पूरे एक साथ
पूरे देश के साथ हैं, जो भी देश में सरकार उसके साथ हैं कि आप कोई भी निर्णय लीजिए, लेकिन कठिन से कठिन निर्णय लीजिए और उसको और कठिनता से एग्जीक्यूट करिए, और कठिनता से एग्जीक्यूट करिए, ताकि एक नज़ीर इस्टेब्लिश हो। फिर से कठिनता आप 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि 2 हाथ मारने का प्लान बनाइए और जब आखिरी में वापस आए तो बताइए कि 3 हाथ मार के आए। ये है कठिनता से कठिन एग्जीक्यूशन। तो जो आप इरादा बनाते हैं उससे तगड़ा वापस आके देश को दीजिए, ताकि देश गर्व करे कि आप ये करने गए थे और उससे बेहतर करके आए। जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी विषय को राष्ट्रीय संकल्प बनाते हैं जी, आर्मी के सारे जिम्मेदार पदाधिकारियों और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, जी, इसे कितना बड़ा मानना चाहिए? प्रधानमंत्री का काम है देश के जनमानस को यह भरोसा दिलाना कि कुछ हो रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो टीवी पे अगर आर्मी का प्लान भी बता देंगे, नहीं, तो वो बताना भी हम नहीं कैसे चाहिए। लड़ेंगे? नहीं, बताना भी तो नहीं चाहिए। उनका काम है देश के मनोबल को संभालना, देश को आश्वस्त करना कि सरकार बंद कमरे में कुछ तैयारियां कर रही है। कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी दल का किसी भी दौर में हो, उसका ये धर्म है, उसका जैसे जनरल मानेकशॉ को 9 महीने का टाइम लगा था और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा समय और टारगेट मिलिट्री तय करे। जी कितना समय चाहिए? जी बिल्कुल, हर काल युद्ध सामरिक परिस्थितियां हमेशा हमेशा हर क्वार्टर में चेंज होती हैं। क्वार्टर सेंचुरी तो छोड़ ही दीजिए, क्वार्टर में चेंज होती है। मानेकशॉ साहब मतलब 3 महीने। मानेकशॉ साहब ने समय इसलिए मांगा था कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे थे वो दलदल का क्षेत्र था, बारिश आने वाली थी, पूरी फौज दलदल में फंस जाती, तो बस इतना चाहिए था कि बारिश निकल जाने दो, फिर उसके बाद बारिश होगी गोलों की। और इधर अभी जो टेरेन है, जो रिक्वायरमेंट है और जो सरकार फैसला लेगी हम किस मैग्नेनिमिटी के साथ किस साइज में अटैक करेंगे, अभी उनके पैरामीटर्स पर डिस्कशन चल रहा है कि उसके सामरिक रिपरकशंस क्या। अच्छा, एक जनरल सवाल है जी, मौसम तो सही है इस समय? यहां पर मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, यहां से बोलना चाहूंगा। बोलिए विजय जी, देश को ध्यान में रख के बोलिए जी। अब अगर हमको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ जाए किसी से तो बेकार है। बात कर रहे हैं आप। देश का दुश्मन हमेशा आपकी दरकन का इस्तेमाल करेगा। दरकन मतलब? जहां पे कमजोर होगा। ओके। चोर डकैत आपके घर में घुसेंगे, सबसे कमजोर दरवाजे में बट मारेंगे राइफल की तोड़ने के लिए, मजबूत पे नहीं मारेंगे। कुछ समय से देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उसने वही दरकन का इस्तेमाल करके गोली चलाई। आज तक कभी मिलिटेंट्स ने धर्म पूछ के गोली नहीं मारी, वो हमारी दरकन में छेनी हथौड़ा मारने के लिए उन्होंने ये बोला है, ताकि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो जानते हैं कि इस समय किस कमजोरी से देश गुजर रहा है, उसी कमजोरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस यहां पे एक बात का मेरा निवेदन है, जब देश में सब एक हैं, राजनीतिक दल एक हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वो जो पोस्टर निकाला था वो कुछ घंटों में ही वापस लिया था, मैं उसके लिए भी आभारी हूं। फिर ये जो 4 लाख 6 लाख के ट्विटर पे जो ट्रॉल छोड़े गए हैं, वो तो हम लोग 10 साल से देखते आ रहे हैं कहां से तनख्वाह ले रहे हैं। वो जो हिंदू फैनेटिज्म कर रहे हैं, वो जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस परिप्रेक्ष्य में राजनीति हो रही है, देश की धुरी की राजनीति दिल्ली में सही हो रही है, लखनऊ में गड़बड़ हो रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं उमाशंकर पांडे को इन्वाइट करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री जी ने तो आज संकल्प ले लिया है, आतंकवाद का समूल नाश, सेना को पूरी छूट, समय टारगेट तय करने का अधिकार सेना को। आप आश्वस्त हैं कि हम पाकिस्तान में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे और वहाँ जो एक रिलीजियस एक कट्टरता का माहौल है उसे भी हम खत्म करेंगे? ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित जब सेना के हाथ में कोई संकल्प है तो निश्चित रूप से देश को आश्वस्त होना चाहिए, और मुझे लगता है देश आश्वस्त होगा भी, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान ऐसी परिस्थितियों के सामने आकर खड़ा हुआ है तो देश के सैनिकों ने यह साबित किया है कि वो दुगने चौगुने उत्साह से बढ़कर उन्होंने देश का जो सेना के प्रति भरोसा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उसको देश की सेना ने कभी टूटने नहीं दिया। इस बार भी यही होगा। हमारे सैनिकों की शहादत के बाद पूरा देश गम और गुस्से में है और देश चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। सभी दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा दिया है, ये छूट दी है कि आप आगे पांडे जी, मुझे लगता है बदला से ज्यादा हमें आतंकवाद के समूल नाश पर काम करना चाहिए। बदला तो चलो एक घटना हुई, आपने एक मारा, हमने 2-3 मार दिया, आपको बात खत्म। पर मुझे लगता है डिसाइसिव एक्शन की जरूरत है, सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। वर्टिकल ऑपरेशन वर्ड सुना होगा, आप तो खुद डॉक्टर हैं, वर्टिकल सर्जरी सुनी है ना सर? एकदम खड़े से चीरने वाली।
बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, आपने जब ये बात की है तो एक होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट और एक होता है जो डिजीज है, चाहे वो क्रॉनिक हो, जैसे टेररिज्म एक क्रॉनिक डिजीज है। इसको डायग्नोस करके इसका समूल नाश जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेररिज्म निश्चित रूप से धार्मिक कट्टरता के बाद जन्म लेती है। ये जो धार्मिक कट्टरता के माध्यम से लोगों के का ब्रेन वॉश करके 16-16 साल के बच्चों को टेररिज्म में झोंक दिया जा रहा है, इसका समूल नाश करना बहुत जरूरी है। और अगर हिंदुस्तान और विश्व के तमाम देश जो टेररिज्म से जूझ रहे हैं वो आगे बढ़कर इसका समूल नाश करने की कार्यवाही करते हैं तो पूरे विश्व की शांति और भाईचारे के लिए इससे बड़ा कदम कोई और भारत नहीं सरकार अगर आगे बढ़कर कुछ बड़े कड़े कठोर निर्णय करती है, क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी? फुल सपोर्ट देते हैं आप? फुल पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सरकार के समर्थन के लिए मीडिया के सामने भी और सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार को आश्वस्त किया है। और अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने 28 तारीख को दोबारा ये पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर कहा है कि आप दोनों लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाइए, हम सब मिलकर निर्णय लेते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे पाकिस्तान को और नेस्तनाबूद सर, मैं परिचर्चा करना। को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद परस्त मुल्कों का क्या इलाज है? सर, सिर्फ एक ही इलाज है जो प्रधानमंत्री जी करने की तैयारी कर रहे हैं और हम आप सब सोच रहे हैं। अभी मैंने देखा सर्जिकल स्ट्राइक या वर्टिकल सर्जरी, सिम्प्टोमेटिक सर्जरी। मैं एक बताऊं आपसे, एक पेड़ पर बहुत से फल लगते हैं जहरीले, तो जिस शाख में ज़्यादा फल लग गए हमने वो शाख काट दी, लेकिन वो जहर के फल तब तक लगना बंद नहीं होंगे जब तक वो पेड़ मौजूद रहेगा। पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, ना पेड़ रहेगा, ना जहरीले फल रहेंगे, ना लोग मरेंगे। ये मेरा एक मशवरा है प्रधानमंत्री जी को। बहुत अच्छा मशवरा। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला है सर। ये सीधा 2-2 हाथ आर पार के होना चाहिए कि अब या तो तुम बचोगे और तुम्हारे आतंकवादी बचेंगे, या हम आखिर तक तुमसे लड़ने को तैयार हैं। अंतिम सांस तक लड़ेंगे सर। 140 करोड़ की आबादी का एक एक नागरिक अपनी जान देने पर तैयार है। इस बात को प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। पर एक न्यूक्लियर स्टेट है, उनके पास तो एटम बम है सर। तो फिर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं अगर डर रहे हैं तो? ये कौन सी बात होती है? आप भी तो हैं न्यूक्लियर स्टेट। जितनी दहशत आपके दिल में उतनी उनके दिल में होना चाहिए। मैं सर आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप डर रहे हैं सर? नहीं, सवाल का तरीका नहीं सर, नहीं क्यों सवाल तरीका है? आप डरा रहे हैं। एटमिक पावर है। नहीं, एक फौजी मानसिकता के आदमी को आप डरा रहे हैं। कौन आप? भाई देखिए, 2 दुश्मन हमारे हैं। हर मुल्क के पड़ोस में जो कंट्रीज होती हैं उनमें कुछ मित्र देश होते हैं, कुछ एनिमी कंट्रीज होती हैं, दुश्मन देश। हमारे जो एनिमी कंट्री हैं वो चाइना और पाकिस्तान है, और दोनों एक साथ हैं। ट्रू, दोनों एक साथ हैं। हमको ये मान के चलना है। बेल्ट एंड रोड देखिए उनका, तो जब सड़क तक बनाए हैं आपस में। सर देखिए, मैंने एक बात बोली थी कि जो हम आज इलाज करने जा रहे हैं पाकिस्तान का, ये 10 साल हम लेट हो गए। हमको 10 साल पहले इनकी इंतजाम करना चाहिए था। मैंने बोला लोगों से, तो बोले कैसे? मैंने कहा जिस वक्त पहला बुलडोजर कंक्रीट डामर लेकर चाइना का आया था काराकोरम पर, हमको वहीं रोक देना चाहिए था। हमने उनको पूरी सड़क बनाने दी, रनवे बनाने दिए, ट्रेन की पटरियां बिछाने दी, ट्रेन चलाने दी। सर हमने तो खुद अपनी लड़ाई टफ की है। जब आतंकवाद बच्चा था उसको उसी वक्त कुचल कर फेंक देना था सर। और आज वो जवान होकर वो हम पे हमले कर रहा है, हमको मार रहा है। ये 1 रोड 1 बेल्ट वाली बात कर रहे हो क्या? यस सर, बिल्कुल कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये बनने नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा मैं 100% एग्री करता हूं। मैं थोड़ा सा एक लाइन से हटकर, दैट वाज ब्लंडर। मैं एक लाइन हट के बात करता हूं। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूं, और अगर बस चल जाता, जिन आतंकवादियों ने धर्म और पूछकर गोलियां चलाई हैं,
पैंट उतरवा गोली चलाई है, उनके तो सर वहीं काट देना चाहिए थे। ये तो हमारे देश की जो नाजुक नस है उसको हमारे पड़ोसी दुश्मन देश भी समझ रहे हैं कि इनको यहाँ लड़ा दो। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे देश में भी नीतीश राणा जैसे कई एक नेता ऐसे हैं जो आतंकवादियों की मानसिकता पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम धर्म पूछकर और नाम पूछकर उनसे बिजनेस करेंगे। क्या फर्क रह गया उन आतंकवादियों में जो धर्म पूछकर गोली चला रहे थे और इनके मंत्री जी में? दूसरी एक मैं थोड़ा सा अलग हटके एक बात करना चाह रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। क्यों इस्तीफा दें? क्यों इस्तीफा दें? क्या इससे पहले हमारे देश में आतंकियों का हमला नहीं हुआ बड़ा? देखिए, आतंकवादी कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन उसको अगर छूट दे दी जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तब आप मांगिए। मैं इस्तीफा मांगता हूं भारतीय हमारी जो सरकार है, इस सरकार के राम मोहन नायडू साहब से। मैं समझता हूं कि समीर सिंह साहब को मेरी हाँ में हाँ मिलाना होगी, वरना वजह देना होगी। जिस वक्त हमारे पहलगाम में हमारे 26-27 भाइयों को गोली मारी गई, उसके बाद जो कश्मीर के जो हमारे टूरिस्ट थे वो अपने अपने गंतव्य की तरफ जाने लगे, सब वापस। वहां के जो घोड़े वाले थे वो मुफ्त में सेवा कर रहे थे, खाना मुफ्त में दे रहे थे। ऑटो वाली जो यूनियन थी उन्होंने कहा कि जब हम सबको फ्री में एयरपोर्ट छोड़ेंगे, फ्री में, एक पैसा नहीं लिया। और हमारे जो उड्डयन मंत्री जी हैं, जिनके अधीन इतनी एयरलाइंस चलती हैं, वो 4,000 का टिकट 25,000 का बेचेंगे। बेचा उन्होंने। ये बार आपने आपदा में समुदा कमा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, मैं एक भारतीय नागरिक इस चैनल पर प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कहता हूं कि ऐसे आदमी को निष्कासित कर दिए, इसका इस्तीफा भी ना लीजिए। और जिन लोगों ने महंगा टिकट खरीदा है, ब्लैक से टिकट खरीदा है, जिनसे लूट की गई है, उनका पैसा वापस किया जाए। बहुत सॉलिड मुद्दा उठाया। आई अप्रिशिएट यू। आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया। सर, मैं बात मुद्दे की नहीं सर, जो भी देश के लिए सोचेगा वो देश की ही बात करेगा। ऑलराइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। मेरे साथ एच.एस. रावत जी मौजूद हैं, दिल्ली से हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका बहुत शुक्रिया रावत जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं? और दूसरा, प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय संकल्प लिया है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद का समूल नाश भारत करेगा। आपको इन आश्वासनों पर भरोसा है सर? देखिए ब्रजेश जी, मैं अभी बकार साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की जो जड़ है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। 1446 वर्ष पहले इस्लाम शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार मार काट कहीं ना कहीं चलती रही है। और आज ये आतंकवाद पूरे विश्व में फैल चुका है। 1440 साल से पहले क्या भारत में तलवार नहीं थी? एक सेकंड रुक जाए। नहीं सर, आप रुक जाए। हम आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार है। जवाब दे दी। आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार है। अशोक क्या इस्लाम से पहले के इस्लाम? आप एक सेकंड रुक जाए। ओके रावत साहब, मैं चाहता हूं कि ये देश की बात है और हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, तो आप इस देश के साथ खड़े होइए। रावत साहब बोलिए आप। सर एक सेकंड, इनमें उन लोगों ने क्या? मैं पूछ रहा हूं, नोट कर लिया सर। सर आप बीच में ना बोले, पहला राउंड है, आप मान जाए। जब तक डिसिप्लिन मेंटेन काटा जाएगा और खड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये आतंकवाद पूरे विश्व समाप्त नहीं हो सकता। बकार साहब जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें कर लें, लेकिन जो मदरसों के अंदर काफिरों के खिलाफ जहर उगलना सिखाया जाता है, साथ रहें सर। ये हमारे एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाए। और सबको अपनी बात, सर आपकी सबको अपनी बात कहने का आप बोलने दें। एक व्यक्ति की बात, जाकिर नाइक जैसे कांग्रेस के शासन का टीवी चलता था और सरेआम धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। इसलिए इससे पूरे विश्व के अंदर जो ये जड़ें फैल चुकी है ना ब्रजेश जी, इनको काटना बहुत जरूरी है। जब तक मदरसों के अंदर ये जिहाद सिखाया जाएगा, ऐसे ही आतंकवादी पैदा होते रहेंगे और ये आतंकवादियों का हमें सुनने का भी सब रखिए। ओपिनियन आने तो दीजिए, कौन क्या कर रहा है? आप ओपिनियन मत बिल्डअप करें, आप शांत रहें बीच में सर। वो तो इजराइल भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर चल रही है ये बातें, और इसको कंट्रोल करने तो क्या पाकिस्तान को सही सबक सिखाने का वक्त आ गया? रावत जी, कहा है वो विश्वास वाली बात है, लेकिन इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा जहां से ये जिहाद की शुरुआत हो रही है।
जो कि अल्लाह अकबर बोल करके और उठा करके बंदूक चलाते हैं AK-47 की, उसकी जड़ खत्म करनी पड़ेगी ब्रजेश जी। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई का जो संकल्प लिया गया है, और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात भी कही कि सेना को हमने खुली छूट दी है, समय और टारगेट वो तय करें। ये बहुत अच्छी बात है, इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा, देश की पब्लिक का मनोबल बढ़ेगा, जनता का मनोबल बढ़ेगा, सपोर्ट सेना को मिलेगी जी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी छूट देना है। मुझे याद आता है मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे और वहाँ से गोलियाँ चल रही थी, तो उस समय ब्रजेश जी सेना ने कहा देखिए जी ये गोली चला रहे हैं इधर पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा आपकी गोलियाँ नहीं है क्या, चलाओ मेरे सामने गोलियाँ, और मुलायम सिंह जी ने उस समय गोली चलवाई थी। अगर ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हों, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि राजनाथ जी आपकी बात जरूर सुन रहे हैं। अगर ऐसा एक्शन लेते तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत लंबे समय के लिए अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत जाने माने स्कॉलर है अशरफ साहब, शुक्रिया आपका। जी सर। डिबेट की ओपनिंग में मैंने जो बात रखी, एक विषय रखा आप लोगों के समक्ष, और आपकी भी ओपिनियन की दरकार है। पहलगाम के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल बहुत मौजूद हो गया है कि क्या आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता ये हमारे मुल्क में कुछ परेशानी का, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और दूसरी बात पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है हमारे खिलाफ, अब किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद और सुझाव आप भारत सरकार को देंगे? यही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि आप लोगों का पूरा जोर इस बात पे है कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। जो आतंकवाद की जननी है, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके बारे में बोलते हुए आप लोगों को हिचकिचाहट हो रही है। आपको एक खौफ पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की बात करूंगा कहीं रिटेलिएट न कर दे वो। आप सिर्फ आतंकवाद के नाम पे उनके साथ। अच्छा ये बताइए, बॉम्बे का ब्लास्ट 93 होता है, 26/11 होता है, उड़ी होता है, पुलवामा होता है, और अक्षरधाम पे ऊपर होता है पार्लियामेंट अटैक होता है। क्या किया आपने? आतंकवाद नहीं था क्या वो? आतंकवादी कितना भी आप मारते रहोगे, पहले भी मैं आपसे बोल चुका हूं, या आप लेट हो गए, 1 वीक यू आर डिलेड। अब आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, वरना मैंने आपसे कहा था पहले दिन रिटेलिएट करना था, और LOC के ऊपर आपको 10, 20, 50 सर पाकिस्तान के गिराने थे। अब तो उसमें चूक गया। अब आप बैठ के डिप्लोमेटिक बात करें। अब आप क्या करेंगे? रावत जैसे लोगों की बात पे अब आप करेंगे आतंकवाद के नाम पे, जो बेचारे बेकसूर मुसलमान हैं उनको उठा के इंडिया के अंदर बताएंगे, और बताएंगे सबसे बड़ा आतंकवादी है। जो जननी है, जिसने आपके मुल्क को बर्बाद कर रखा है, जिसने हमारे देश को जो है परेशान कर रखा है, उस आदमी के बारे में बोलने की हमारी हिम्मत नहीं है। उसके लिए कहते हैं, आज भी आप यही आपकी बात मैं सुन रहा था, आप भी बोले आतंकवाद का खात्मा करना है। आतंकवाद का जो जननी, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें, कौन जननी? आप कहते हैं न्यूक्लियर ताकत है, आप क्यों खौफ आपको हो रहा है? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही भी किस तरह से क्या वार लड़ेंगे। अच्छा, आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई जाए तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं, आपके ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको न्यूक्लियर वार का मतलब पता है? 170 स्पॉट उसके पास है, उतना ही आपके पास है। मुझे अफसोस होता है, आप सुन ले, एक सेकंड सुने। आप बेहद समझदार आदमी हैं, और स्पेशली मुझे तो आपका बैकग्राउंड पता, आप तो जापान में भी रहे ना? बहुत जगह में रहा। हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है? हाँ सुना है। व्हाट इज न्यूक्लियर वार का मतलब समझते हैं आप? तो रहे जापान में। तो फिर आप ये जहन में रख लीजिए, पाकिस्तान मेरा काम क्या है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा ना। ये बताइए, मोदी जी को बताइए, सरकार को बताइए, आप ही की बात मान भी रहे हैं वो। आप जैसे कुछ चैनल जो लगातार ये बात कर रहे हैं उसी को मान रहे हैं वो, जो 1 हफ्ता लग गया, एक भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया। तुरंत चले जाते हैं, सर फोड़ लेते अपना। कर नहीं था, आपको कितने दिन बर्दाश्त करोगे आप? तो कहते थे ना, यही गिरिराज सिंह बोलते थे कि मोदी जी होते तो लाहौर पर चढ़ाई कर देते। 2023 का वक्तव्य है। मोदी जी बोलते थे कैसा प्रधानमंत्री मिल गया मनमोहन सिंह की शक्ल में, जो कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई ये तय करने का अधिकार तो सेना को है ना। सेना को क्या है? सरकार जब तक छूट नहीं देगी, सेना क्या करेगी? आप छूट दे के देखिए, ये कहने तो नहीं होता साहब। वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्पष्ट संदेश दिया आज की बैठक में? वीरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। प्रधानमंत्री ने क्या स्पष्ट संदेश दिए आज की बैठक में? देखिए, संदेश तो स्पष्ट है कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार मीटिंगें चल रही हैं और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कार्रवाई तो होगी, लेकिन कब होगी इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, और बता के भी नहीं होगी। होगी तो बिना बताए होगी। लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाओं के अध्यक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये मामला एकदम सन्नाटे में गुजर जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि देश का जनमानस क्या चाहता है, इस पर देखना होगा। 27 मौतों के बाद
लोगों को ये उम्मीद है कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब आप कसम खाकर आए थे इलेक्शन में कि 1 के बदले 10 सर लेकर आएंगे, तो इस बार उससे बड़ा मामला हुआ है, तो निश्चित ही कार्रवाई भी बड़ी होगी। भारत 3 बार पाकिस्तान को हरा चुका है, एक बार उसके 2 टुकड़े करके बांग्लादेश भी बनवा चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ताकत बड़ी है, अर्थव्यवस्था बड़ी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है। भारत दुनिया का बड़ा मुल्क है, आबादी के हिसाब से भी और अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी। ऐसे में पाकिस्तान को पास ज़्यादा खोने के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग दिन भर हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, कभी चाइना मदद कर दे, कभी अमेरिका मदद कर दे, कभी सऊदीया से मदद ले ले, वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो अपने नागरिकों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं आतंक को पनाह देकर। और भारत में इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं। कंधार का चाहे विमान अपहरण कांड रहा हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हर बार 2 टूक जवाब दिया गया है। ब्रजेश जी, जो लोग बर्बाद हैं वो अपने स्तर पर लाकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो भारत ऐसी समझदारी रखता है कि वो इसमें फंसेगा नहीं। वो धार्मिक कट्टरता से पहले से तबाह है। पाक में जब अपने बच्चों पर ही गोलियां चलाई जाती हैं, स्कूलों में घुसकर चलाई जाती है, तो उनसे आप इंसानियत की उम्मीद नहीं कर सकते। हमने वो दौर भी देखा है जब वहाँ पर मातम पसरा था। धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले लोग पापी हैं और रहेंगे। कश्मीर भारत का एक सुरक्षित हिस्सा है। थोड़ी देर के लिए पर्यटन पर असर पड़ा है, लेकिन कश्मीरियों ने जो भारत के साथ एकजुटता दिखाई है, लोगों को प्रेम दिया है, हिंदू मुस्लिम धर्म के जो फासले को मिटाया है, वो बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है इस देश के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कश्मीर के लोग आज दिल खोलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी कि एयर स्ट्राइक होगी कि युद्ध होगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के मन में है कि कुछ हो जाए। खाली ऐसे ना हो कि मामला ठंडा पड़ता जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो उसका तुरंत बदला चाहता है। लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का भी सवाल है, उस पर भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको देखना होगा। ब्रजेश जी, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर बार आतंकवाद में जब पाकिस्तान का नाम आता है तो ये मन होता है कि अब इसका कुछ काम कर दीजिए ठीक से। ये वैसे मोदी की सरकार आने के बाद से पुलवामा की जो घटना हुई, उसके बाद से मामला काफ़ी ठीक चल रहा था, लेकिन अब इधर इन्होंने फिर सर उठाया है। तो आज भारत माता क्या सोच रही हैं, इस पर सुनिएगा कि राजमहल के सारे दर्पण मैले मैले लगते हैं और इसके खूनी पंजे दरबारों तक फैले लगते हैं। इन सब षड्यंत्रों से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। पहले घर की गद्दारों का मिटना बहुत ज़रूरी है। पकड़ गर्दन उनको खींचो बाहर खुले उजाले में, और चाहे कातिल 7 समंदर पार छुपा हो ताले में। ऊधम सिंह अब भी जीवित हैं, ये समझाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी सारगर्भित तरीके से अपनी ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस और ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे समक्ष प्रस्तुत की। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैं इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, पूरे देश का मैंडेट, और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा विपक्ष का मैंडेट या जनता का मैंडेट सरकार को पिछले ऐसे कभी मामलों में मिला हुआ हो। अब आप कार्रवाई करने पर विलंब क्यों हो रहा है? कोई विलंब नहीं हो रहा ब्रजेश जी। देखिए, यहाँ विद्वानगण बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। और आदरणीय मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने
तो जो भी घटनाएं हुई उस पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देश की सेना ने दिया वो एक उदाहरण था। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो, आपने देखा था पिछले दिनों भी जब घटनाएं हुई थी तो माननीय मोदी जी के काम करने का एक अपना तरीका। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि उन्होंने सेना को अधिकृत किया था और सेना ने माकूल जवाब दिया। और मैंने पहली लाइन में कहा कि सेना पर हम सब देशवासियों का भरोसा है, हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, देखिए ब्रजेश जी, हमारे लिए पाकिस्तान कोई विषय नहीं है। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज 25 में हम खड़े हैं। दुनिया के अंदर जो देश कभी भारत से बात नहीं करते थे, आज उनके राष्ट्राध्यक्ष जब मोदी जी जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ के स्वागत है। आज रसिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश, अमेरिका, आप ब्रिटेन को ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, आज अरब कंट्री के देश ये भारत की तरफ निगाह लगा के देखते हैं। अभी रसिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर 24 घंटे युद्ध रोक दिया गया। ये सब विषय कोई ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातें जो ये लोग कर रहे हैं। कोई नायडू पे आ जा रहा है, कोई यूपी पे आ जा रहा है, नहीं कोई नायडू पे आ जा रहा है। विजय जी आज का ये विषय नहीं है। मैं आज बहुत गंभीर, ये मैं मान रहा हूं कि आज का नहीं है, लेकिन अब कोई नीतीश राणा की बात, अरे आप मूंछ की बात करो, मूंछ की टाइप बात करो, आप पैर के रुएं के बाल पे आ जा रहे हो। आपकी सोच क्या है? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया। नहीं, इस मामले में देश भी चाहता है कि आप ऐसी कार्रवाई करो बिल्कुल कि दोबारा ये कुछ इस तरह करने का साहस भी न जी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी कार्रवाई की है। आपने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक, आपने देखा था एयर स्ट्राइक। आप अभी मुंबई ब्लास्ट की बात कर रहे थे, तहव्वुर राणा को अमेरिका से ले आके आज भारत में हम सजा देने का काम कर रहे हैं। हमने कभी भी, भारत की सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने हमेशा कार्रवाई की है और देश का स्वाभिमान आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया। 32 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। मुझे निवेदन है कि हमें छोटी छोटी बातों को कह के इन सब चीज़ों का स्तर नहीं गिराना चाहिए। डिबेट का भी हम यूपी में धर्म की बात कहाँ हो रही है? जहाँ धर्म के कट्टरता की बात हो रही है वो पाकिस्तान की बात हो रही है। आप यूपी पे आ गए, यूपी में कौन सी कट्टरता भाई? 2017 से 2025 में हम आ गए, आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। और ये लखनऊ है ब्रजेश जी, शिया सुन्नी का दंगा होता था। यहाँ दो हमारे मुसलमान मित्र बैठे हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। 17 के बाद आज तक कभी शिया सुन्नी का भी दंगा नहीं। हमारे लिए 25 करोड़, हमारे लिए 140 करोड़ जनता प्राथमिकता। हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करते। हमारे सरकार की कोई योजना बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें लगता है आपने 30 मांगा, मैंने 50 दिया। आप शांत हैं। थैंक यू सर। से बाहर निकल के माननीय मोदी जी पर और सेना पर भरोसा करिए, निश्चित रूप से सेना जवाब देगी और उनको मुंहतोड़ जवाब। कर्नल शरद शरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसके ऊपर बड़े आरोप लगते रहे हैं और इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये दुनिया भर में टेररिज्म को फैलाता है, फंडिंग करता है और दुनिया के कई मुल्कों को अस्थिर करने की कोशिश करता है, जिसमें उसका सारा ध्यान सिर्फ भारत पे रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है? आपने बहुत अच्छा नाम लिया ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ISI, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी औकात नहीं है पूरे दुनिया में आतंकवाद पे कोई भी काम करने का। सिर्फ यही हमारे खिलाफ करते हैं। बहुत चवन्नी सा देश है, चवन्नी सी इकॉनमी है, चवन्नी सी ताकत है और चवन्नी सा उनका इतिहास है। फिर भी इतना कर तो रहे हैं ना। मेरी बात मैं जवाब देता हूँ। आज की तारीख में ISI, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरान देश में हिंदू मुस्लिम का फसाद कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं। वो देश के दुश्मन हैं। आज की तारीख में देश के अंदर कोई भी हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है, वो देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है।
मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरा निवेदन है पूरे जनमानस से कि किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में ना पड़े। इस समय देश को एक साथ होकर के पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत है, और अगर कोई रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है तो थप्पड़ मार दीजिएगा, आपके दरवाजे पे आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, आज भी उन्होंने स्पष्ट संदेश मीडिया में दिया है, कठिन फैसला और कठिनतम क्रियान्वयन, और कोई कोई भी राजनीति नहीं इस मुद्दे पे होनी चाहिए। तो मेरा है 10-10 लाख के फॉलोअर जो हिंदू फैनेटिज्म फैला रहे हैं इस समय देश में। मुझे आप करते हो देश की बात, आप करते हो देश की बात, पकड़ गया देश की बात, आ जाते हो गड्ढे में, लिया ना, आ जाते हो गड्ढे में, पकड़ लिया, आ जाते हो गड्ढे में। आपके यहाँ गाली दे रहे हैं, सुन लीजिए, सर हो गया सर, टाइम हो गया सर, थैंक यू सर। आपके यहाँ गाली दे रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आसिम, जो आपको गाली दे रहे हैं, वीडियो बड़ा करिए, देश को गाली दे रहे हैं, झंटू सर, अली शेख पाकिस्तान में आप भाजपा के प्रवक्ता को इतने मन से सुन रहे थे, जब आप भी तो बोल रहे थे, एक फौजी बोल रहा है तो उसको समय नहीं मिल रहा है। आप सर डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, डाइवर्ट माइक बंद कराइए, थोड़ा बहुत सेकंड दिखाइए आप। उमाशंकर ये पांडे, झंटू अली शेख है, कश्मीर का मुसलमान है, भारतीय सेना का फौजी है, परसों शहीद हुआ, और जब इसकी मृत्यु हुई तो मस्जिद से इसके उमाशंकर जी को लाया जाए, अपील उमाशंकर जी को, सेना में ना कोई धर्म ना कोई जाति, सिर्फ एक धर्म देश के लिए। उमाशंकर जी आप मुझे बताओ, सीखो ना, ये आप भी सीखो, केवल उमाशंकर जी को लिया जाए। उमाशंकर जी सुन पा रहे हैं मुझे? दोनों का माइक बंद कर दो। मदरसा जब ये बताओ कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, दोनों का माइक बंद कर दो, बंद। अभी दिखाया चैनल पे, और पांडे जी बोलो आप। मदरसा चिल्ला रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, देश माइक इन दोनों का बंद रहेगा, बोलो। स्पष्ट कार्रवाई चाहता है, ना उसमें कोई संशय रहे देश के सामने, ना विश्व के सामने, सिर्फ यही ना बोलो। किसी को ना किसी कोई बहस ना चले। इतना सटीक और स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे विश्व को ये कार्रवाई दिखाई दे, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि धार्मिक कट्टरता आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जो देश धार्मिक कट्टर लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसका हश्र वही होता है जो पाकिस्तान की आर्थिक, राजनीतिक और विश्व राजनीति में जो आज उसकी दुर्दशा है, उसका कारण सिर्फ उसकी धार्मिक कट्टरता है। जो भी देश धर्म के आड़ पर ऐसे धर्म लोलुपों को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसका हश्र ठीक नहीं होता है। भारत के सभी विपक्ष के लोग आज जब इस बात पर एकजुट है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो सिर उठाने की कोशिश ना कर पाए, तब इस तरीके की बातें अगर चैनलों पर की जा रही हैं तो वो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम लोगों को, अभी आपके पैनल में भी हिंदू धर्म गुरु को सुन रहा था, मुझे लगता है कि इनको इस एकता से कष्ट है। ये इस एकता को तोड़ना चाहते हैं जब देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। मैंने उस बात में बोला था जब बकार ने कहा था, बकार साहब ने ये कहा था कि थैंक यू पांडे जी, संयम रखे, थोड़ा वक्त कम है, सेकंड राउंड है सर, आप लंबी तकरीरें दे चुके हैं। शांत रहें आप लोग, शांत रहें, दोनों शांत हो जाए, दोनों शांत हो जाए। आसिम बकार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मुझे इस बात के लिए आप बताएं, जिहाद सिखाई जाती है। दुनिया के कई मुल्कों में आपने देखा होगा कि आतंकवाद की बड़ी घटनाएं होती हैं। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से कुछ सबक लें या फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमको कुछ यूनिक रणनीति बनानी पड़ेगी? आपका सजेशन क्या है? देखिए, रणनीति तो बनाएगी फौज, और रणनीति बनाएंगे हमारे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कभी अगर हमको बुलाया गया तो हम भी अपनी मशवरा दे देंगे, लेकिन आम आदमी की राय नहीं है, आम आदमी का सपना है और हमारी मंशा है 140 करोड़ की। हमारे पास रणनीति नहीं है, हमारे पास बदले की आग है सर। देश का एक एक नागरिक ये चाहता है कि इस्लामाबाद पर हमारा झंडा फहराए, तिरंगा। क्या? इस्लामाबाद पर हमारा झंडा फहराए और इस्लामाबाद में खड़े होकर आसिम बकार ये कहें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। करिए, हम राजी हैं सर, हम आपके साथ हैं, पूरा देश, पूरा मुसलमान आपके साथ है। अब रावत जैसे लोगों की पता नहीं पता सर। दूसरी बात,
मैं समझ रहा हूं 27 रावत साहब रुक जाओ, आता हूं, आप ही के पास जितने भी हमले आऊंगा। हुए रावत ना साहब रुक जाओ, हिंदुस्तान में, मैं आगे आप ही के पास सारे आऊंगा। की प्लीज सारे वेट सर, हिंदुस्तान के लोगों प्लीज ने वेट सर। रायत उनको सर रहने तू की मैं जगह वाली दी थी। डिबेट नहीं, मैं समझ लूंगा, ISI अपने से पक्ष मिले में बात हुए रख थे। लेना। चाहे सिर्फ वो वकार साहब दाऊद बोलेंगे, इब्राहिम हो, कंटिन्यू वकार साहब। और चाहे वो जो भी लोग पहलगाम में शहीद हुए हैं, उनकी आवाज बंद कर दीजिए। हाँ वकार साहब जो बोलिए। भी लोग पहलगाम में शहीद हुए हैं, अगर इनका बदला नहीं लिया गया, अभी तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, आतंकवादी जिम्मेदार है, लेकिन अगर इनका बदला नहीं लिया गया और हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया और खत्म नहीं किया, तो फिर इन जो शहीद हमारे हैं, फिर इनका खून किसके सर जाएगा सर? सर थोड़ा कंक्लूड एक चीज और सर जी सर, किस बात का डर है? पीओके हमारा है। कई बार गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल चुके हैं, ये भी लेंगे वो भी लेंगे। सर हम लोग गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़कर, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। पीओके को अच्छा मौका है, उसको भारत में मिला लीजिए। हाँ बताइए रावत जी, आप क्या कह रहे थे, आप बोलिए। रावत जी आप सुन पा रहे हैं? उनकी माइक है, आपने बंद करा दिया। जी जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं तो बकार साहब की बात को, मेरी बात का जवाब कह रहे हैं इस्लामाबाद में झंडा लगाइए तिरंगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने चलेंगे। मैं कह रहा हूं ना, जो भारत का मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो हिंदुओं को 15 मिनट में काटने की धमकी देता है, उनके ये प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को झंडा देखना चाहते हैं। अरे वो जो सरहद पे फौजी खड़ा वो क्या सोच रहा होगा विजय जी? जो मुसलमान ड्यूटी वर्दी पहन के दे रहा है वो क्या सोच रहा होगा? ऐसे लोगों को सुन के क्या हाल होगा उनके भाई ने बोला था हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। कैसे विश्वास करूं मैं आप लोगों के ऊपर, जो 15 मिनट के लिए फौज हटाने की बात करते हो, हिंदुओं का कत्लेआम करने की बात करते हो? मैं पांडे के बीच में नहीं सर, आप लोगों के ऊपर आपको बीच में नहीं बोलने दिया। जहर बोल रहा है ये आदमी। आज देश को एक साथ रहने की जरूरत है। कर्नल साहब क्या मुसलमान फौज में नहीं है क्या? अरे कर्नल साहब क्या हो गया आपको? बहुत गलत बात है, आदमी जहर बोल रहा है। ये देश का गद्दार है इस सर, थैंक यू समय। सर। हमें पाकिस्तान से लड़ना है कि आपस में लड़ना है? इनके कंट्रोल चंदन योर के इसको बंद कराइए आप। अरे फौज के बारे में सोचिए जो ड्यूटी दे रहा है रात में वहाँ। उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कंट्रोल ओके ऑलराइट अशरफ साहब, अरे सच्चाई को समझने की जरूरत है कर्नल साहब, हवा में मत रहिए ज्यादा। ओके अखंड भारत तुम्हारी औकात है, तुम बना लो। नहीं हो सकते। डिबेट जनता है, कहाँ तुम्हारा अखंड भारत का कर्नल साहब का माइक बंद कर दो। आप राजनीति करते हो, राजनीति अखंड भारत बनवाओ। आप देखिए बेवजह आप डिबेट को खराब मत करो, सोच समझ करके सिस्टमैटिक बात है। घटिया बयान हाँ, है। ठीक है, आपकी आपत्ति लिख ली। ओके ऑलराइट, आप मुझे बताओ, दो लोग बंद कर दो। अरे बीच में नहीं भाई, हो गया। हाँ नहीं कर्नल साहब आप कैसे बोल दिया आपने गद्दार? आपका अधिकार नहीं है। ये जहर नहीं बोलेगा विजय जी। ये सेना के खिलाफ जहर नहीं बोल सकते इस समय। नहीं मंजूर करेंगे। ओके आप बोलिए, गद्दार आप आपकी मुझे बात है बताएं जो हिंदू कि पर पाकिस्तान पर हमें किस तरह की कार्रवाई की नहीं, जरूरत है? अभी क्या इस्लामाबाद अभी में मुझे हमला बहुत करना है? अहम बात बोलनी है। ओके थैंक यू। अब आप बोलिए। अभी एचएस रावत के जवाब में अपना मुसलमान व्यू रखना मुझे हमेशा हाँ, आप बोलो, मुस्लिम आता आप हूं। बोलो, हाँ। याद रखिएगा, एक भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आप नाक रगड़ के मर जाएंगे, वंदे मातरम तो नहीं बोलेगा। हमारा तरीका अलग बोलने का, हम मादरे वतन बोलते हैं वही बोलेंगे। वंदना जो हमारे यहां नहीं है तो नहीं है, इसको सुन लीजिए पहले कान खोल के। एचएस रावत जिसे लोग तय करेंगे 25 को मुसलमान क्या करेगा? सारे का सारा मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ है। लेकिन आप हमारी आइडियोलॉजी तय करते हैं अपने एजेंडे के लिहाज से। आप तय करेंगे जो कल को भाग जाएंगे आप आतंकवाद के नाम पे। खुद आप लोग चलो इस्लामाबाद चलना है, बकार साहब ने कहा आप चलोगे? आप उनको तो रोक सकते हो, आपके अध्यक्ष उनको तो रोक सकते हैं। आपके अध्यक्ष तो फलस्तीन जाए की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? 170 न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास, 172 आपके पास। और ये दिखाना चाहते हो क्या क्या आप देश के वफादार हो। इस समय सर एक सेकंड ना, एक सेकंड अशरफ साहब, कंट्रोल कंट्रोल हिंदू को मारा, 20 सेकंड के मारा है और मुसलमानों से नफरत हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और अपनी भाषा पर अनावश्यक उत्तेजना की जरूरत नहीं। अनावश्यक उत्तेजना और विवादित बातों से बचना थैंक यू सर, चाहिए। टाइम समाप्त सर। सबको एक रहना है। समय किसी देश को की भी थैंक यू विपत्ति सर, आई है। थैंक यू। किसी पूरा देश एक साथ एक मुट्ठी रहना चाहिए। किसी को भी इस तरह की भाषा से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं लड़ने मैं इतना चाहिए। जरूर कह रहा गद्दार बोल रहे हूँ हैं कि ये देश इनको सक्षम शर्म आनी चाहिए। है, मोदी जो जी इनकी पार्टी सक्षम है, आतंकवाद को सेना छोड़ दिया। सक्षम है। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे वकार साहब? सेना जरूर जाएगी और Thank you, पहले sir. भी बहुत गई शुक्रिया। है, आगे भी बहुत बहुत जाएगी। धन्यवाद। और आप सबका लाल बहुत बहुत चौक पे शुक्रिया। आज तिरंगा Thank you, फहरा sir. रहा है। Thank you, sir. आप कभी लाल चौक थैंक नहीं यू, गए। बहुत शुक्रिया।
और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के फौरन बाद जीनत सिद्दीकी आपको बताएंगी कि आज प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक के पीछे के कारण क्या हैं और हम किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।